नमस्कार। द एजुटेक में आपका स्वागत है। आज एजुटेक लेकर आया है आपके समक्ष सामाजिक अध्ययन श्रृंखला का भाग 9, जिसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो इसे शेयर और लाइक कीजिए, जिससे हम ऐसे ही टॉपिक्स पर नई नई जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें। तो आइए आगे बढ़ते हैं एजुटेक के साथ हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता पृथ्वी की सबसे प्रारंभिक शहरी संस्कृतियों में से एक है। यह लगभग 3300 ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उपजाऊ मैदानों में उभरी थी। लगभग 1300 ईसा पूर्व तक यह फलती फूलती रही। यह प्राचीन सभ्यता वर्तमान भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे उल्लेखनीय शहरों ने उल्लेखनीय शहरी नियोजन, उन्नत जल निकासी प्रणाली और एक अनोखी, हालांकि अस्पष्ट लिपि का प्रदर्शन भी किया। इसमें व्यापार, कृषि, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती होती थी, जैसे कार्य होते थे। अंत में यह एक समृद्ध पुरातात्विक विरासत को छोड़ देती है, जो उसकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इसके महत्व के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक रहस्यमयी बना हुआ है। यानी यह एक रहस्य हो गया कि किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। इसके लिए विभिन्न विद्वान अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। तो ये जिससे यह मानव इतिहास का एक प्राचीन अध्याय अनिश्चितता के माहौल से जुड़ गया है। अब इसके बारे में बहुत निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता कि कैसे हुआ है। तो ये एक बहुत ही कहा जाए तो विडंबना है कि इतनी बड़ी संस्कृति, सभ्यता, जो एक महान सभ्यता की थी, उसका अंत किस तरह हुआ ये हमें पता नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन सभ्यता थी। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच इसका संपूर्ण जीवन काल रहता है। इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में उन्नत शहरी नियोजन, एक लेखन प्रणाली और परिष्कृत जल निकासी और सीवेज सिस्टम मौजूद थे। व्यापार और कृषि उनकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। सभ्यता का पतन उन कारणों से हुआ जो अनिश्चित बने हुए हैं। तो जिसमें अब जो मत व्यक्त किया जाता है, पर्यावरणीय परिवर्तन, व्यापारिक मार्गों में बदलाव ना, और फिर नदियों के मार्गों में बदलाव आदि संभावित कारण शामिल किए जाते हैं। आगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व को थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो सबसे यह पहली भारत के अगर इतिहास में देखा जाए तो यह पहली संस्कृति थी, सभ्यता थी, जिसमें नगरीय सिस्टम था। तो शहरी नियोजन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों ने सुव्यवस्थित ग्रिड लेआउट, मतलब खाका मैप के अनुसार अपने को स्थापित किए थे, और परिष्कृत जल निकासी प्रणालियों के साथ उन्नत शहरी नियोजन का प्रदर्शन किया। यानी यह आधुनिक शहर की तरह इसमें सारा कुछ था। जल निकासी थी, जल का आगमन कहाँ से होगा, उसमें सीवेज सिस्टम थे, उनका जो ग्रिड निर्माण था, शहरों का नियोजन, प्लानिंग थी, वो ग्रिड आधारित थी, यानी चौकोर सिस्टम पर था। ठीक है। वास्तुकला, सिंधु घाटी सभ्यता ने प्रभावशाली संरचनाओं का निर्माण किया, जिसमें मानकी एक निश्चित आकार के मानक पर बने हुए ईंटों से बने बहुमंजिला घर भी शामिल थे, जो उनकी वास्तुकला कौशल का भी प्रदर्शन करते हैं। व्यापार और अर्थव्यवस्था, संपन्न व्यापार नेटवर्क ने अपनी आर्थिक समृद्धि को प्रदर्शित करते हुए सभ्यता को मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों से जोड़ा था। यानी यहाँ पर जो व्यापार और अर्थव्यवस्था थी, यह विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था में शामिल था ना, जिसमें मेसोपोटामिया तक इसका संपर्क था। वे मिट्टी के बर्तन, कपड़ों और कीमती पत्थरों जैसी वस्तुओं का व्यापार किया करते थे। कृषि में सभ्यता में एक महत्वपूर्ण प्रणाली थी। यानी अगर कहा जाए तो मजबूत जो इनके आधार थी अर्थव्यवस्था का, वो कृषि थी, जिसमें गेहूं और जौ, साथ ही विभिन्न फलों जैसे फसलें उगाई जाती थी। अपनी कृषि पद्धति को समर्थित करने के लिए उन्नत समर्थन, यानी कृषि पद्धति को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए सिंचाई तकनीकी का भी यहाँ पर उपयोग किया गया था। सिंचाई तकनीकी का भी
विकास हुआ था। फिर लेखन प्रणाली यहाँ की है, हालांकि यह पूरी तरीके से बिल्कुल समझ में नहीं समझी गई नहीं है अभी तक। सिंधु लिपि लिखित संचार के एक रूप की पुष्टि करती है, यानी यह लिपि थी, इसका मतलब यहाँ पर लिखित संचार भी होता था ना, लेकिन अब उसका अर्थ क्या है अभी तक कुछ समझ नहीं आया है। लिपि मुहरों और मिट्टी के बर्तनों पर दिखाई देती है। यह लिखित का जो एक लंबा बड़ा दस्तावेज तो नहीं, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा मिला है, तो उसी के आधार पर यहाँ पर बात कही गई, जो साक्षरता की डिग्री का सुझाव देती है। यानी अगर घरेलू बर्तन में है तो यानी साक्षरता हर जगह रही होगी, तभी तो हर एक चीज़ पर लिखेगा। मोहर थी तो ये व्यापारिक वर्ग में था, यानी वहाँ भी शिक्षित थे लोग, तो ये इसमें कहा गया है। उसके साथ ही कला और संशिल्प कौशल, कला और शिल्प कौशल, यानी जो हर एक संस्कृति में, हर एक सभ्यता में, हर एक वर्ग में जब विकास होता है तो उसमें कला और संस्कृति यानी शिल्प का भी विकास होता है, जिसमें पेंटिंग होती है, निर्माण होता है ना, जैसे फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, और फिर कपड़े बनते हैं, मूर्तियों का निर्माण होता है, घरों का निर्माण होता है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। सभ्यता ने मिट्टी के बर्तन, गहने और मूर्तियों सहित जटिल कला का भी उत्पादन किया, यानी विकास हुआ था यहाँ पर इसका। विभिन्न कलाकृतियों में पाए गए विस्तृत कार्य से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर कौशल भी, शिल्प कौशल भी बेहतर था। सामाजिक संगठन, जब सुनियोजित शहरों की उपस्थिति एक सुसंरचित संरचित समाज का सुझाव देता है, यानी अगर शहरों का जब विकास इतना अच्छा हुआ तो एक संगठित समाज रहा होगा, तभी तो ऐसा संभव होगा, यह कहा जा रहा है। यहाँ पर महलों या मंदिरों जैसे स्मारकीय संरचनाओं की अनुपस्थिति, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, महलों और इन सब का विकास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, और मंदिर भी नहीं पाए गए हैं, जिसके आधार पर यह नहीं यह कहा जा सकता है ना कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्या ऐसे संभव था एक ही जगह तो महल मिले, जो इसके क्षेत्र थे वहाँ पर मिले, लेकिन हर जगह वो चीज़ें नहीं पाई गई हैं। राजनीतिक संगठन पर एक सवाल उठाती है, यानी इसका सामाजिक और राजनीतिक सांचा कैसा था, इस पे भी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं उपलब्ध है। अब धार्मिक प्रथाएं, हालांकि उनकी धार्मिक मान्यताओं की विशिष्टता स्पष्ट नहीं, उनकी धार्मिक मान्यता क्या थी यह पता नहीं है। कि पुजारी राजा प्रतिमा जैसे अलग कलाकृतियाँ, यानी पुजारी राजा तो राजा था, वो पुजारी टाइप का था, वैसी कलाकृतियाँ जो उनके समाज से संभावित मिली हैं वहाँ पर, तो ये संभावित एक अनुमान व्यक्त करते हैं कि औपचारिक भूमिका का सुझाव देती है। यानी यहाँ पर बहुत ही वो नहीं था, ये हर एक जीव, हर एक व्यक्ति अपने ढंग से अपना धार्मिक कार्य में लिप्त था। धार्मिक कार्य मतलब पूजा वगैरह जैसे चीज़ों में कहा जा सकता है कि रहा होगा ना। इसका पतन और विलुप्ति, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक का रहस्यमय पतन पर्यावरण परिवर्तन से लेकर आर्थिक कारकों या बाहरी आक्रमणों तक के सिद्धांतों पर सवाल उठता है। यानी जितने भी सिद्धांत आए वो हर तरीके से एक सवाल के घेरे, एक सवाल से घिर जाते हैं कि आखिर एक कारण तो जिम्मेदार नहीं होता। इससे बड़ी सभ्यता का अंत सिर्फ अगर आक्रमण से होता तो पूरा उसके साक्ष्य मिलने चाहिए, बाढ़ होता पर्यावरणिक कारणों से होता तो उसका साक्ष्य मिलना चाहिए, या आर्थिक पतन होता तो उसके बाद गरीबी जैसी स्थिति आती तो गरीबी के आधार पर आगे सभ्यता चलना चाहिए। तो ये सब सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं, जिससे ये एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। विशेषता देखते हैं। शहरी केंद्र, इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता थी, जो पूरी सभ्यता का केंद्र बिंदु था, वह शहरी था। सुनियोजित लेआउट, यानी इसका नक्शा जो था पूरी तरीके से सुनियोजित था। सड़कों और उन्नत बुनियादी ढांचों के साथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख शहर यहाँ के थे। उन्नत वास्तुकला, निर्माण के लिए मानकीकृत ईंटों का प्रयोग, बहुमंजिला मकान और प्रभावशाली संरचनाएं जो वास्तुशिल्प परिष्कार का प्रदर्शन करती हैं, यानी बेहतर वास्तुशिल्प यहाँ का था, इस चीज़ को यह दर्शाती हैं। जल निकासी प्रणालियाँ, अपशिष्ट जल का प्रबंधन ना विस्तृत और कुशल प्रणालियों के माध्यम से किया गया, जो उच्च स्तर की नागरिक योजना, यानी जो शहर में नागरिक सेवाएं होती हैं उसके तहत जैसे किया गया हो, योजना और स्वच्छता का, बेहतर स्वच्छता का संकेत देती है। उसका व्यापार और अर्थव्यवस्था, इसकी एक विशेषता थी जिसमें पड़ोसी क्षेत्रों के साथ व्यापार नेटवर्क का विकास, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन और संभवतः कीमती पत्थरों जैसे वस्तुओं के वाणिज्य में संलग्न होने को दर्शाता है। ठीक है। उसके बाद कृषि पद्धति थी, उन्नत सिंचाई तकनीकी के द्वारा समर्थित गेहूं, जौ और विभिन्न फलों जैसी फसलों की खेती होती थी। सिंधु लिपि होती है तो मुहरों और कलाकृतियों पर एक लिखित लिपि की उपस्थिति हमें मिलती है साक्ष्यों से खुदाई के बाद न। हालांकि इसकी पूर्ण व्याख्या एक चुनौती बनी हुई है, अभी भी यह इसकी पूर्ण व्याख्या नहीं हो चुकी, जो लिखित संचार के रूप में एक संकेत को व्यक्त करती है। ठीक है। आगे है
दूसरा कला और शिल्प कौशल, जो इसके महत्व थे, उस महत्व इसलिए अलग थे, महत्व के मतलब कि इससे यह महत्वपूर्ण है इसके लिए ना, उसका आगे विकास होता है इन चीज़ों का। तो और यहाँ पर ये चीज़ है कि इसकी विशेषता भी है, यही चीज़ है ना। उच्च स्तर के कलात्मक कौशल और शिल्प कौशल को दर्शाते विस्तृत मिट्टी के बर्तन, गहने और मूर्तियाँ, यह किसको व्यक्त कर रहे हैं? कौशल को, कलात्मक कौशल को व्यक्त कर रहे हैं। उच्च स्तर के कलात्मक कौशल और शिल्प कौशल को दर्शाते विस्तृत मिट्टी के बर्तन, गहने और मूर्तियाँ, जो क्या कह रहे हैं कि अच्छे से कौशल, कलात्मक से शिल्प थे, ये सब का यहाँ पर अच्छा विकास हुआ था। सामाजिक संगठन एक संरचित समाज का साक्ष्य देता है, हालांकि उनके सामाजिक और राजनीतिक संगठन का विशिष्ट विवरण अस्पष्ट है। मतलब अस्पष्ट का मतलब ये है कि जो उनका सामाजिक ढांचा था, समाज कैसे बना था, समाज में क्या था, इसके बारे में बहुत साक्ष्य नहीं उपलब्ध होते हैं ना। तो जिसके कारण से, और न तो ऐसे ही राजनीतिक व्यवस्था इनकी थी, तो इसके बारे में जो भी है वो बहुत ही अनुमान पर आधारित चीज़ें हैं। धार्मिक कलाकृतियाँ, जो धार्मिक कलाकृतियों के अंतर्गत पुजारी राजा प्रतिमा जैसी खोजें धार्मिक और औपचारिक प्रथाओं की संभावित संबंध का सुझाव देती है। यानी धार्मिक थे या औपचारिक थे, है ना। अनौपचारिक औपचारिक होता है ना, कि एक ये लगातार किया जाने वाला ऐसे जनरल काम था, या फिर ये धार्मिक प्रवृत्ति से किया जाने वाला काम था, इसके बारे में ये एक सिर्फ सुझाव देता है। एक बहुत ज़्यादा इसके प्रमाण नहीं मिले हैं, क्योंकि जब सामाजिक प्रमाण नहीं मिले हैं तो सामाजिक आधार पर जो धार्मिक संरचना होती है वो उसका भी साक्ष्य नहीं बताया जा सकता। तो स्मारकों की अनुपस्थिति, यहाँ पर जो सही समस्या यही है, न मंदिर मिले न कुछ इस तरीके के, यही है स्मारक। अन्य प्राचीन सभ्यताओं के विपरीत महलों या मंदिरों जैसे स्मारकीय संरचनाओं की अनुपस्थिति उनकी सामाजिक और राजनीतिक संरचना पर ही सवाल उठा देती है। तो जो विशेषता है ना, कि यहाँ पर ऐसे संरचनाएं भी नहीं मिली, तो यहाँ पर राजनीतिक और सामाजिक स्थिति क्या थी इसके बारे में नहीं है। जो भी अनुमान दिया जाता है उसमें भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ही होते हैं, है ना, जिससे पर्यावरणिक कारकों सॉरी सवाल उठाती है। पतन का रहस्य भी हमेशा बना हुआ है ना। पतन का रहस्य, सभ्यता का पतन और अंततः लुप्त होना एक ऐतिहासिक रहस्य बनकर रह गया है, जिसके संबंध में पर्यावरण से लेकर बाहरी आक्रमण तक सिद्धांत शामिल है। तो ये वही सारी चीज़ें आई हैं फिर से, लेकिन उसमें दृष्टिकोण की बात अगर हम करें तो अंतर रखना चाहिए, क्योंकि वो उनका महत्व भी है कि ये चीज़ें यहाँ पर थी, और ये इसकी विशेषता है। महत्व इसलिए कि ऐसा हुआ था, तो ऐसे संस्कृतियों में हम एक बार देखेंगे कि हर एक आधार पर अगर करते हैं तो इस संस्कृति में भी यहाँ पर होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए क्राइटेरिया की तरह। और एक ये है, ये विशेषता है, विशेषता ये चीज़ें हर संस्कृति में नहीं मिलेंगी उस, लेकिन हर संस्कृति में वो चीज़ें हम देखेंगे पहले ना। तो ये कहा गया है। आगे, सिंधु सभ्यता का नाम सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने दिया, यानी जो हड़प्पा संस्कृति है उसका सिंधु सभ्यता नाम जॉन मार्शल ने दिया था। 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह विकास की चरम अवस्था पर थी, यानी जो भी साक्ष्य कार्बन डेटिंग मिली है वो 23 से 1900 के बीच प्रमाणित करते हैं। तो ये तो चूंकि वो सभ्यता जो प्रमाण मिले हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत तो पहले से ही हुई लेकिन ये इसकी विकास की अवस्था थी, विकसित अवस्था थी, उसका साक्ष्य मिला, उसकी कार्बन डेटिंग हुई है, तो उससे 24 हुआ है, ठीक ना। सिंधु सभ्यता का विस्तार एक त्रिभुजाकार है, यानी त्रिभुजाकार माना जाता है। अगर इसके पॉइंट हैं तो ये चौकोर भी मिलते हैं ना, बिना चौकोर है, लेकिन इसलिए त्रिभुजाकार माना जाता है क्योंकि इसका जो विस्तार है वो एक साइड में बहुत पतला है, वो माना ही नहीं जाता है ना। इसका अंत में जैसे देखते हैं, चौकोर अगर हम मानते हैं, चौकोर ही माने, त्रिभुजाकार छोड़ दें, लेकिन जनरल में त्रिभुजाकार स्वीकार किया जाता है। जैसे पाकिस्तान से जब पंजाब होते हुए सूरत तक, गुजरात तक आता है ना, तो इस तरीके से एक ऐसे त्रिभुज के आकार में फैल जाता है। लेकिन पॉइंट तो इसके चार हैं, जहाँ बता दें तो उत्तर में इसका जो उत्तरी सीमा थी वह क्या है, मांडा कश्मीर में, और फिर पूर्व में आलमगीरपुर, और पश्चिम में सुतकंगनेडोर, दक्षिण में दैमाबाद, इसकी सीमाएं हैं। तो दैमाबाद महाराष्ट्र, उत्तर में फिर आपका चला जाएगा कश्मीर, उधर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इधर हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक ना। तो इस तरीके से इसकी जो है विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, वे पुरातात्विक स्थल नहीं है लेकिन ये प्रमाणित हैं कि यहाँ पर चीज़ें यही यही पुरातात्विक स्थल ही हैं, लेकिन माने जाते हैं कि उस सभ्यता के दौरान महत्वपूर्ण ये रहे होंगे। हड़प्पा प्रमुख शहरी केंद्र में से एक, इससे इसने सभ्यता को इसका वैकल्पिक नाम दिया, यानी इतना महत्वपूर्ण था कि सभ्यता को एक वैकल्पिक नाम दिया गया है, ठीक ना। मोहनजोदड़ो उन्नत शहरी नियोजन और जटिल जल निकासी प्रणाली वाला एक अन्य प्रमुख शहर, हड़प्पा मोहनजोदड़ो अगर पूरा कहा जाए तो ये है। हड़प्पा जुड़वा शहर कहा जाता है, यानी एक सभ्यता
नगर सभ्यता के जुड़वा राजधानी बोला जाए तो इन दोनों में ऐसे ही समानता पाई जाती है। धौलावीरा अपनी परिष्कृत जल संरक्षण प्रणाली और अद्वितीय लेआउट के लिए जाना जाता है। संरक्षण प्रणाली, यहाँ पर जल निकासी प्रणाली हर जगह मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में, यहाँ जल को संरक्षण करने के लिए तकनीकी अपनाई गई, वहाँ पर है धौलावीरा में इसके प्रमाण मिले हैं। लोथल सुनियोजित गोदी के उल्लेखनीय उदाहरण है जो व्यापार और समुद्री गतिविधियों को दर्शाता है। लोथल एक बंदरगाह है जो गुजरात में है, ठीक ना। यह भी एक विकसित तरीके से सुनियोजित बनाया गया है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी क्या हुआ, सबसे बड़े स्थलों में से एक, संभवतः सभ्यता का प्रशासनिक केंद्र रहा होगा, यह माना जाता है, ठीक है। कालीबंगन, कालीबंगन जुते हुए खेतों और अग्निवेदी के प्रारंभिक साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अग्निवेदी यानी जहाँ पर हवन वगैरह या जलाने के चूल्हे भी हो सकते हैं, वैसे बनाए गए होंगे। तो अग्निवेदी, यज्ञवेदी इसे नहीं कहा गया, अग्निवेदी यानी अग्नि को जलाने की जगह, ठीक है ना। और फिर जुते हुए खेत यानी खेतों को जोतकर बोया गया होगा, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं। बनावली, यहाँ पर गढ़ और निचले शहर की संरचनाओं दोनों के साक्ष्य प्रदर्शित करता है। यानी अब यह स्थान मिला बनवाली जो है वो क्या है, एक जगह किला दुर्ग मिला, दूसरी जगह जो निचले शहर थे कमजोर यानी कम ऊंचे घर वाले, ऊंचे बिल्डिंग वाले ऊंचे मकान भी मिले। इस तरीके की दोनों की प्रकार की संरचनाएं यहाँ पर पाई गई। चन्नूदड़ो एक महान स्नानागार सहित विशेष रूप से सुनियोजित सड़कें और संरचनाएं। तो चन्नूदड़ो एक स्थान जहाँ पर क्या हुआ कि ये पूरा महान स्नानागार मिला है। तो महान स्नानागार यानी बहुत बड़ा स्नानागार है जिसमें क्या होते थे, शाही स्नान या सामूहिक स्नान जैसी परंपरा रही होगी इसका, और उसके साथ में उसके चारों ओर कमरों के साथ में सड़कों की संरचना भी मिली है। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण साक्ष्य। अब हम साक्ष्य की बात करते हैं। ये क्या हो गया, ये तो स्थान थे जिसमें हम इसकी विशेषता को देख पाते हैं। अब है शहरी नियोजन, इसका एक प्रमुख साक्ष्य है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर सुविकसित सुव्यवस्थित सड़कों, जल निकासी प्रणालियों और इमारतों के साथ उन्नत शहरी नियोजन का प्रदर्शन करते हैं जो उस परिष्कृत समाज का सुझाव, एक परिष्कृत समाज का सुझाव देते हैं। परिष्कृत माने ये होता है कि अच्छे से सजाया गया, परिष्कृत किया गया, चुना गया, यानी उसके में जो इधर उधर की चीज़ें थी वो सब हटा के पूरी तरीके से सुधार करके रख दिया गया हो, ऐसे शहर की बात ये करता है। फिर हड़प्पा लेखन यानी सिंधु घाटी लेखन। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लिपि को अभी तक पूरी तरीके से नहीं समझा जा सका, लेकिन मुहरों और कलाकृतियों पर शिलालेख लेखन के रूप में संकेत देता है। यानी यहाँ पर ये शिलालेख मतलब अशोक जैसा शिलालेख नहीं है, यहाँ पर मुहर और इस तरह की कलाकृतियाँ पाई गई। तो पहले हो सकता है कि यहाँ पर लेखन, पत्थर पर लेखन या तामपत्र लेखन या फिर ताम्रपत्र लेखन, पांडुलिपि जैसी चीज़ें यहाँ पर भी हो सकती हैं या रही होंगी, ये बात कहा जा रहा है। कलाकृतियाँ और मिट्टी के बर्तन, यहाँ कलाकृतियाँ और मिट्टी के बर्तन। पुरातात्विक स्थलों पर मिट्टी के बर्तनों, मोहरों, आभूषणों और औजारों सहित विभिन्न कलाकृतियों का पता लगाया जा सकता है, लगाया गया है, ठीक ना, जो उनके दैनिक जीवन, व्यापार और शिल्प कौशल के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। औजार है, आभूषण है और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों वाले मोहर व्यापार को, जी बिना उसके बर्तन है तो उपयोग है, न दैनिक जीवन के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो इस तरीके से है। उन्नत जल निकासी प्रणाली यह भी एक साक्ष्य है कि यहाँ पर ये था, ये साक्ष्य दिया जाए ना। मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में सुनियोजित जल निकासी प्रणाली उच्च स्तर की इंजीनियरिंग और शहरी बुनियादी ढांचों को दर्शाती है। मोहरें और प्रतीक, अद्वितीय प्रतीकों और छवियों वाली मोहरों की उपस्थिति लेखन या संचार की एक प्रणाली का सुझाव देती है। गेंडा और बैल जैसे जानवरों को आमतौर पर चित्रित किया गया है, एक सिंह वाला ना। व्यापार और अर्थव्यवस्था। मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार नेटवर्क के साक्ष्य एक समृद्ध अर्थव्यवस्था का संकेत देते हैं। अर्थव्यवस्था ऐसी थी जो बाहर के अलग अलग सभ्यताओं के साथ व्यापार करती थी। मिट्टी के बर्तन, मोतियां और धातुओं जैसे विभिन्न सामानों का आदान प्रदान किया जाता था, ये भी प्रमाणित है, साक्ष्य मिला। तो धार्मिक प्रथाएं, संभवतः धार्मिक या औपचारिक दृश्यों को दर्शाने वाली मूर्तियों और मोहरों की खोज से सभ्यता की आध्यात्मिक मान्यताओं की झलक तो मिलती है, परंतु प्रमाण बहुत ज़्यादा इसके नहीं उपलब्ध होते हैं। जुदाड़ो ये सभ्यता के दो प्रमुख शहरी केंद्र जो उन्नत शहर योजना
जल निकासी प्रणाली और वास्तुकला में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, यानी ये वास्तुकला से संबंधित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के दोनों शहर ना। महान स्नानागार में एक बड़े अच्छी तरीके से निर्मित महान स्नानागार की उपस्थिति उन्नत इंजीनियरिंग कौशल और संभवतः अनुष्ठानिक स्नान प्रथाओं को इंगित करता है, यानी ये सामाजिक जीवन के बारे में भी यहाँ पर इससे पता चलता है कि कभी एक सामूहिक स्नान की परंपरा भी इसमें रही होगी किसी अवसर के संदर्भ में। लिपि और मुहरें। सिंधु लिपि अभी तक समझ नहीं आई है, लेकिन कई मुहरों पर खोज से एक लेखन प्रणाली का पता चलता है। ये मुहरें अक्सर जानवरों और प्रतीकों को चिन्हित करती हैं जो संभवतः व्यापार या धार्मिक प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है। व्यापार नेटवर्क। सिंधु घाटी से दूर के क्षेत्रों में मोतियां, मिट्टी के बर्तनों और मुहरों जैसी कलाकृतियों की पुरातात्विक खोज व्यापक व्यापार नेटवर्क का सुझाव देता है, जो आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी संकेतक है। अन्न भंडार ना। इन शहरों में बड़े अन्न भंडारों की उपस्थिति उन्नत कृषि पद्धतियों और खाद्य भंडारण और वितरण के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का सुझाव देती है। यानी खाद्य भंडारण किया गया, इसका मतलब कि यहाँ पर खाद्य को क्या किया गया, सार्वजनिक उपज सिस्टम माना जा सकता है, ये कहा जा सकता है। उसके साथ में भंडारण किया गया, यानी ज़रूरत के समय इसमें वितरण की भी व्यवस्था की गई होगी, ये अनुमान किया जा सकता है। मूर्तियों और मूर्तियाँ। प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की मूर्ति और विभिन्न मूर्तियों जैसी कलाकृतियां लोगों की सांस्कृतिक पहनावे और सौंदर्य संबंधी प्राथमिकताओं की झलक प्रदान करती है। आगे है इसकी बुनियादी ढांचे में क्या क्या आता है। बुनियादी ढांचा जो यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं उसमें क्या क्या इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, तो इसमें है सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह एक सुनियोजित शहरी व्यवस्था थी, एक बुनियादी ढांचा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों ने लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के समय में उन्नत सुविधाओं का प्रदर्शन किया। हाँ, उसके बुनियादी ढांचों के प्रमुख तत्व निम्नलिखित शामिल हैं। तो इसमें है शहरी नियोजन। तो सब कुछ एक शहरी प्लानिंग में आधार पर बना हुआ था, जिसमें सड़कें समकोण पर चलती थी। इमारतों का निर्माण मानकीकृत स्टैंडर्ड ईंटों के साथ में किया गया था, जो शहरों की योजना की देखरेख करने वाले एक केंद्रीय प्राधिकरण का सुझाव देता है। यानी एक प्राधिकरण रहा होगा जो शहरों में व्याप्त की गई सुविधाओं की देखरेख भी करता है। क्यों? क्योंकि इसका नियोजन किया गया। ऐसा नहीं है एक ही आकार के लगभग ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। ईंट वास्तुकला। निर्माण के लिए एक समान आकार के मानकीकृत ईंटों का प्रयोग एक उल्लेखनीय विशेषता थी। ठीक है, ईंट को अक्सर हेरिंग्स बोन पैटर्न में रखा जाता था, जो संरचनाओं की मजबूती में योगदान देता है। महान स्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक महान सार्वजनिक स्नानागार था, जिसका उपयोग संभवतः अनुष्ठानिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इसमें जल आपूर्ति और जल निकासी प्रणालियों के साथ परिष्कृत इंजीनियरिंग का प्रदर्शन किया गया है। आगे जल निकासी प्रणाली। शहरों में सड़कों के किनारे ढकी हुई नालियों के साथ एक उन्नत और कुशल जल निकासी प्रणाली थी। इस प्रणाली में अपशिष्ट प्रबंधन और जल भराव को रोकने में मदद मिलती थी। यानी जो ढकी हुई नालियाँ थी, अपशिष्ट भी जाता था और जल भराव की जो होती थी, पानी बाहर भी आसानी से निकाला जा सकता था। गढ़ और निचले शहर। कुछ शहरों में गढ़ और ऊंचे क्षेत्र थे, जिनके बारे में माना जाता था कि उनका उपयोग प्रशासनिक या कुलीन उद्देश्यों के लिए किया जाता था। निचले शहर में वे लोग जहां अधिकांश आबादी रहती थी उससे संबंधित थे। ठीक ना, यानी देखा जाए तो एक प्रशासनिक वर्ग या कुलीन वर्ग, जो व्यापारी वर्ग थे, धनी वर्ग थे, वो गढ़ क्षेत्रों में ऊंचे क्षेत्रों पर रहते थे, और निचले क्षेत्रों में जो सामान्य घर थे वहाँ पर सामान्य लोग, जनसाधारण लोग रहते थे। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो पदानुक्रम मिलता है ना। अन्न भंडार। अन्न भंडार संभवतः अधिशेष भोजन के भंडारण के लिए किया जाता था। इसका उपयोग विभिन्न शहरों में पाए गए थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह। उनकी दीवारें मोटी थी, जो तापमान को नियंत्रित करने और कीटों से बचाने में भी मदद करती थी। यानी पतली दीवार नहीं, मोटी दीवार करने पर बाहर का और अंदर का तापमान में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता था, तो उससे वो उसकी बचत हो जाती थी। ठीक है ना, जैसे गर्मियों में ना चीज़ें अंदर रहेंगी तो ऐसे हो खराब हो सकती है, ठंडी में एकदम हो जाएगा तो भी खराब हो जाएगी। तो इस चीज़ों को वो सम बनाने के लिए मोटी दीवारों का इस्तेमाल किया गया। शिल्प कौशल। धातु कर्म, मिट्टी के बर्तन और मुहरों सहित उन्नत शिल्प कौशल के साक्ष्य एक कुशल और संगठित कार्यबल का सुझाव देते थे। कार्यबल, संगठित कार्यबल का मतलब होता है कि यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो
कुशल और संगठित थे। मकान आवासीय संरचनाओं में कई कमरे, निजी कुएं और कभी कभी ऊपरी मंजिलें भी होती थी। ठीक है, 2 मंजिलें हो सकती थी और सामान्य लोगों के घर एक ही मंजिल के होते थे। चहर दीवारी वाले शहर, कुछ शहर दीवारों से घिरे हुए थे जो रक्षा और सुरक्षा की चिंता के लिए क्या करते थे, निश्चिंत करते थे। यानी वहाँ पर जो सुरक्षा का कारण प्रश्न था उसको उस प्रश्न को हल करने के लिए दीवारों का निर्माण किया गया। हो सकता है कि बाढ़ के लिए, या हो सकता है कि जानवरों के आक्रमण के लिए, ठीक ना, या फिर और दूसरे चीज़ों के लिए, बाहर जानवर आ जाते होंगे, बाढ़ आ जाती होगी, या आक्रमणकारी से बचने के लिए, या फिर उनका अलग हो, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर संभावनाएं हो सकती हैं। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सांस्कृतिक केंद्र। क्योंकि देखिए ये हर एक व्यवस्था का एक केंद्र होता है। जैसे प्रशासनिक केंद्र होता है, फिर सांस्कृतिक केंद्र होता है ना, और फिर कहा जाए तो एजुकेशनल सेंटर जैसे हो सकते हैं ना, फिर और क्या कहा जा सकता है, औद्योगिक केंद्र होते हैं ना, व्यापारिक केंद्र होते हैं। तो इस तरीके से जो सिंधु सभ्यता का सांस्कृतिक केंद्र अगर हम बात करें तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सांस्कृतिक केंद्र मोहनजोदड़ो शहर था, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। यह प्राचीन शहर हड़प्पा के साथ एक परिष्कृत शहरी संस्कृति का हिस्सा था, जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुआ था। यानी आसपास विकसित अवस्था में था। ये विकसित हुआ था मतलब शुरुआत नहीं हुई थी, ये विकसित हो चुका था उस समय ना। पुरातात्विक निष्कर्षों से इन केंद्रों में उन्नत शहर योजना, एक विकसित लेखन प्रणाली और एक जटिल सामाजिक संरचना का पता चलता है। मिट्टी के बर्तन, मुहरें, मूर्तियों और उपकरण जैसे कलाकृतियाँ उनकी संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। प्रसिद्ध मुहरें अक्सर जानवरों, देवताओं और एक लिपि को चित्रित करती हैं, जिसे अभी तक पूरी तरीके से समझा नहीं जा सका है। साक्ष्य वजन और माप की एक परिष्कृत प्रणाली के साथ साथ एक जटिल जल निकासी प्रणाली के मौजूद होने का प्रमाण देते हैं। ये सांस्कृतिक अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पहलुओं की हमारी समझ में योगदान करते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बर्तन जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के हैं, अपने उच्च गुणवत्ता और विशिष्ट, यानी जो ये मिला है और कहाँ से, 3300 ईसा पूर्व से शुरुआत मानी जाती है। यानी तब कब था, ताम्र कांस्य युग से, है ना। और फिर 1300 ईसा पूर्व तक लगातार विकसित हुए हैं। उच्च उनकी श्रेष्ठता आगे बढ़ती गई है, उच्च क्वालिटी भी बढ़ती गई है। जाने जाते हैं उन्होंने जार, कटोरे और कप सहित विभिन्न प्रकार के बर्तन तैयार किए, जिसे अक्सर जटिल पैटर्न और प्रतीकों से सजाया जाता था। यानी वो डिज़ाइन वाले थे ना। इस काल में फूलदान आमतौर पर पहिए पर होते थे, ठीक है, और उन्नत आकार के होते थे, जो मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीकी कौशल को प्रदर्शित करते थे। फूलदान मतलब जो होते हैं वेल्स को पहिए पर रखा जाता था, जिससे कि उन्हें कहीं भी लाया ले जाया जा सकता था। कुम्हार के चाक के उपयोग से उनकी रचनाओं में एक रूपता बनी रही। एक इन जहाज़ों पर बने रूपांकनों में अक्सर जानवरों, मनुष्यों और ज्यामिति डिज़ाइनों को दर्शाया जाता है, वे जो समाज के कलात्मक और सांस्कृतिक पहलुओं को दर्शाते हैं। ये जो डिज़ाइनें हैं, ज्यामिति है, मनुष्य है, जानवर हैं, ये सब क्या मिलकर एक समाज की कलात्मक संस्कृति को व्यक्त करता है। विभिन्न सांस्कृतिक मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ, आभूषण और उपकरण जैसे कलाकृति उनके दैनिक जीवन, व्यापार, प्रथाओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों के बारे में हमारी समझ को पुष्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है, अब आता है धार्मिक संस्थाएं और मान्यताएं। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी जो प्राप्त कर चुके हैं उसके अनुसार तो कोई ऐसे प्रमाण मिला नहीं, फिर भी लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता में एक जटिल सामाजिक संरचना थी। सिंधु सभ्यता में धार्मिक स्थानों के प्रमाण कुछ अन्य प्राचीन सभ्यताओं की तरह स्पष्ट नहीं हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार अनुष्ठानिक प्रथाओं की उपस्थिति तो स्वीकार किया जा सकता है, जिनमें देवताओं की पूजा या आध्यात्मिक विश्वास शामिल हैं। कई कलाकृतियाँ जैसे कि मुहरें और मूर्तियाँ उन छवियों को दर्शाती हैं, जिनकी व्याख्या कुछ विद्वान धार्मिक और औपचारिक प्रकृति के रूप में करते हैं। हालांकि सिंधु घाटी में प्रचलित धर्म की सटीक प्रकृति के बारे में, सटक हो गया है, सटीक होना चाहिए, सटीक प्रकृति के बारे में अनुमान ही लगाया गया है। इसकी सटीक प्रकृति क्या थी, इसके यह भी एक अनुमान ही है, क्योंकि
सभ्यता की लिपि को समझा नहीं जा सका है, जिससे इन कलाकृतियों के प्रतीक अर्थ को भी समझना असंभव सा हो गया है। बड़े मंदिर और संरचनाओं की अनुपस्थिति धार्मिक संस्थानों की समझ में एक अवरोधक है। कुछ प्रतीकों का महत्व और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों की रूपरेखा के संगठित विश्वास और अनुष्ठानों को मानने वाले समाज का संकेत देता है। सिंधु घाटी के लोगों की धार्मिक प्रथाएं कुछ हद तक रहस्यमयी बनी हुई हैं। अन्य प्राचीन सभ्यताओं की अपेक्षा यहाँ मंदिर और धार्मिक संरचनाओं के प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत ही कम हैं। धार्मिक परंपराएं, मूर्तियां और कलाकृतियां मातृ देवी या प्रजनन पंथ की उपस्थिति का संकेत देती हैं। कुछ लोगों ने पशुपतिशील की व्याख्या हिंदू भगवान शिव के प्रारंभिक रूप से किया है। दफनाने के साक्ष्य, सिंधु सभ्यता में दफनाने के सीमित साक्ष्य मृत्युपरांत प्रथाओं की विविधता को इंगित करते हैं। यहाँ साधारण कब्रों से लेकर अधिक विस्तृत कब्रों तक के पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इन निष्कर्षों के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाज और परंपराएं आज भी अन्वेषण के विषय बने हुए हैं। पठनीय ग्रंथों की कमी के कारण सिंधु संस्कृति के प्रथाओं की व्यापक समझ आज भी स्पष्ट नहीं हो सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक संगठन। समझने योग्य लिखित अभिलेखों की कमी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक संगठन स्पष्ट नहीं है। हालांकि पुरातात्विक साक्ष्य विशिष्ट विशेषताओं के साथ एक सुनियोजित शहरी समाज की ओर संकेत करते हैं। संभवतः शासकों के साथ साथ कृषि, व्यापार और शिल्प कौशल जैसे विभिन्न व्यवसायों में शामिल कुशल लोग एक पदानुक्रमिक संरचना का भाग थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर मानकीकृत ईंट आकार, जल निकासी प्रणाली और सार्वजनिक स्नान घरों के साथ उन्नत शहरी नियोजन के प्रमाण देते हैं, जो एक परिष्कृत समाज के लक्षण थे। गढ़ और निचले शहरों की अनुपस्थिति की औपचारिक आमतौर पर एक गढ़ उच्च क्षेत्र और निचला शहर होता है। गढ़ के में महत्वपूर्ण संरचनाएं संभवतः प्रशासनिक या धार्मिक प्रवृत्ति की हो सकती हैं, जो सामाजिक पदानुक्रम की ओर यह भी मतलब संकेत करते हैं। सामाजिक समानता, शासकों से जुड़े भव्य महलों और स्मारकी संरचनाओं की अनुपस्थिति अपेक्षाकृत समतावादी समाज का सुझाव देती है। चूँकि भव्य महल जैसी स्मारक नहीं मिले हैं, तो ये माना जाता है कि समाज लगभग क्या थे, समान रूप से था, समतावादी था। बहुत धनी लोगों और गरीब लोगों में बहुत अंतर नहीं था। यह सामाजिक संगठन और शासन के स्तर का सुझाव देता है। आवास और वास्तुकला आमतौर पर पक्की ईंटों से बने होते थे और अक्सर उसमें कई कमरे होते थे। कमरों शहरों का आउटलेट वास्तुकला में कुछ हद तक मानकीकृत का संकेत देता है। ठीक है, मानकीकृत का संकेत यानी हर चीज़ एक मानक के आधार पर बनाया गया था, ऐसा संकेत होता है। चूँकि लेआउट बनाया गया, फिर ईंटों का निर्माण भी एक मानक के आधार पर किया गया। ठीक, और उसका जो रोड थी वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी, तो इस तरीके का जो किया गया, तो ये एक सिस्टम के द्वारा ही किया जा सकता था। व्यापार और अर्थव्यवस्था। व्यापार में लगी सभ्यता जैसे कि मोहरों जैसे कलाकृतियों से प्रमाणित होता है, जो अन्य प्राचीन संस्कृतियों के साथ बातचीत का सुझाव भी देती है। कृषि भी उनकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। ठीक है। धर्म और प्रतीकवाद। हालांकि धार्मिक प्रथाओं को पूरी तरीके से समझा नहीं गया है, पुजारी राजा की मूर्ति और जानवरों की आकृतियों वाली विभिन्न मोहरों जैसे कलाकृति धार्मिक या अनुष्ठानिक गतिविधियों की ओर मात्र संभावना ही व्यक्त करती हैं। कला और शिल्प कौशल। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी के बर्तन और धर्म कर्म सहित विभिन्न शिल्पों में कुशल थे। कलाकृतियाँ उच्च स्तर की विभिन्न शैलियों में मिलती हैं ना। कलात्मक अभिव्यक्ति शिल्प कौशल के बारे में अभिव्यक्ति का संकेत देती है। सामाजिक पदानुक्रम। जब सामाजिक संरचना अच्छी तरीके से परिभाषित नहीं है ना, कुछ लोग आवास की संरचना में भिन्नता और
सार्वजनिक संरचनाओं की उपस्थिति के आधार पर समाज में पदानुक्रमों का निर्धारण करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की पहली सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्वमान थी, जो अब पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में व्याप्त थी। हालांकि इसके उन्नत शहरी नियोजन और व्यापार के बारे में बहुत कुछ ज्ञात है, किंतु राजनीतिक संगठन कम स्पष्ट है। अब देखते हैं राजनीतिक संगठन में क्या है, जो कि अभी बताए कि कम स्पष्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक संगठन, जो लगभग 3313 पूर्व फला फूला सीमित वास्तु पुरातात्विक साक्ष्यों के कारण विद्वानों की बहस का विषय बना हुआ है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि सभ्यता में कई शहर राज्य शामिल थे, जिसमें से प्रत्येक की अपनी सरकार या प्रशासन होती थी। शहर राज्य शामिल होते थे, पोलिस जिसे कहा जा सकता है, ठीक है ना, नगर राज्य। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो शहर ने एक सुव्यवस्थित सड़कों और जल निकासी के साथ एक परिष्कृत शहरी नियोजन प्रणाली का प्रदर्शित किया। ठीक है। विद्वानों का सुझाव है कि ऐसी योजना के समन्वय के लिए एक केंद्रीकृत प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकरण की जरूरत पड़ती है। जहां तक राजनीतिक व्यवस्था का सवाल है, यह अनुमान लगाया गया कि शहरों पर शासन करने वाला शासक वर्ग या अभिजात वर्ग रहा होगा। विभिन्न स्थलों पर खोजी गई मुहरें विस्तृत कपड़ों से में अनुकृतियों जो दर्शाती हैं, वो संभवतः सामाजिक पदानुक्रम का संकेत करती हैं। विद्वानों का मानना है कि संभवतः एक जटिल विकेंद्रीकृत प्रणाली भी थी, जिसमें शहर राज्य थे, प्रत्येक स्वतंत्र रूप से शासित था। केंद्रीकृत प्राधिकरण से जुड़े स्मारकी संरचनाओं की अनुपस्थिति अपेक्षाकृत समतावादी सामाजिक संरचना का भी सुझाव देती है। ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे उन्नत जल निकासी प्रणालियों के साथ अच्छी तरीके से योजनाबद्ध लेआउट थे, जो एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण का संकेत भी देता है। स्मारकी संरचनाओं की अनुपस्थिति एक अपेक्षाकृत समतावादी समाज का संकेत देता है, लेकिन कुछ लोग शासक अभिजात वर्ग की उपस्थिति के लिए भी तर्क देते हैं। यानी इसके बावजूद कि इतनी स्मारकी संरचनाओं की अनुपस्थिति होने के से ये होता है कि सभी लोग एक ही जैसे संरचनाओं में रहते थे, लेकिन कुछ लोग अभिजात वर्ग होने की भी संभावना को व्यक्त करते हैं। यहाँ तक राजनीतिक व्यवस्था की बात है, ऐसा माना जाता है कि यह एक धार्मिक या कुलीन तंत्री व्यवस्था थी, संभवतः पुजारी राजाओं या शहरों पर शासन करने वाली एक परिषद के साथ था। आनुष्ठानिक मुद्राओं में आकृतियों को दर्शाने वाली मोहरें और कलाकृतियां राजनीतिक और धार्मिक सत्ता के बीच गहरा संबंध है, ऐसा बताती हैं। अब है आर्थिक प्रणाली। तो आर्थिक प्रणाली क्या हुआ कि 1900 जब 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के आसपास की जो ये संस्कृति थी आर्थिक विकसित हुई, तो उसके बीच में आर्थिक संगठन का भी विकास हुआ, यह प्रदर्शित होता है कि नहीं। वे कृषि, व्यापार और शिल्प कौशल में लगे हुए थे, जो यहाँ के निवासी थे। अर्थव्यवस्था संभवतः परिष्कृत सिंचाई प्रणालियों और व्यापार के साथ कृषि के संयोजन पर निर्भर थी, जिसका सबूत जानवरों और वस्तुओं को चित्रित करने वाली मोहरों से है, जो वाणिज्य के एक नेटवर्क का सुझाव देते थे। वजन और माप का मानकीकरण, जैसा कि कलाकृतियों में देखा जाता है, एक केंद्रीकृत आर्थिक प्राधिकरण का भी सुझाव देते थे, जहां पर इनका मोहर वगैरह बाट वगैरह बनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, एक उन्नत और संगठित आर्थिक प्रणाली थी। इसकी विशेषता शहरी नियोजन, व्यापार और कृषि पद्धतियाँ थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे शहरों में अच्छे योजनाबद्ध सड़कें और जल निकासी प्रणालियों के साथ एक ग्रिड को भी प्रदर्शित किया गया। कृषि, सिंधु लोग गेहूं और अन्य फसलों की खेती करने वाले कुशल किसान थे। उनके पास नहरों और कुओं सहित एक विस्तृत सिंचाई प्रणाली थी, जो कृषि उत्पादकता में योगदान करती थी। व्यापार सभ्यता स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में लगी हुई थी। पुरातात्विक निष्कर्ष मेसोपोटामिया और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार संबंधों का सुझाव भी देते हैं। शिल्प कौशल, सिंधु लोग शिल्प कौशल में माहिर थे। मिट्टी के बर्तन, धातु कर्म और वस्त्र जैसे सामान का उत्पादन करते थे। उनके पास वजन और माप की एक मानकीकृत प्रणाली थी।
जो आर्थिक विनियमन के स्तर को भी दर्शाती थी। शहरी नियोजन, शहर आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के साथ अच्छी तरीके से नियोजित थे। हड़प्पा की मुहरें मानकीकृत बाट और माप, एक विनियमित व्यापार प्रणाली और केंद्रीय प्राधिकरण का संकेत देते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में स्थित यह सुनियोजित सड़कों और संरचनाओं वाला एक प्रमुख केंद्र था। मोहनजोदड़ो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित यह सबसे बड़ी बस्तियों में से एक थी। आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है यह, जिसमें एक जटिल जल निकासी प्रणाली के साथ उन्नत शहरी लेआउट था। लोथल भारत के गुजरात में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, जिसमें समुद्री व्यापार का संकेत देने वाला एक विस्तृत गोदीखाना भी था, जहाँ पर जहाज आकर रुकती थी। यह नाव। कालीबंगन भारत के राजस्थान में स्थित है। इसमें एक अद्वितीय त्रिकोण शहर की योजना और कृषि और औद्योगिक दोनों गतिविधियों का प्रमाण भी मिलता है। धोलीवीरा भारत के गुजरात में स्थित यह अपनी जटिल जल संरक्षण प्रणाली और बड़े जलाशयों के लिए जाना जाता है। राखी गढ़ी भारत के वर्तमान हरियाणा में स्थित राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक है। बनावली भारत के हरियाणा में पाया जाने वाला बनावली अपनी दृढ़ संरचनाओं और आवासीय और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों के साक्ष्य के लिए जाना जाता है। सुरकोटदा यह क्षेत्र कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। इसमें नगर दो भागों में विभक्त था, एक गढ़ी क्षेत्र, दूसरा आवास क्षेत्र। यहाँ पर घोड़े की हड्डियाँ और कब्रिस्तान के कलश सावधान के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिण में स्थित स्थल है। इसकी स्थिति महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला में प्रवरा नदी के तट पर है। यहाँ से रथ पर चलते हुए या रथ चलाते हुए हो सकता है। सांडों गैंडों की आकृतियाँ, सिंधु लिपि की मुहर, ठीक है, मृद भांडा आदि के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ सतलुज के तट पर स्थित स्थल, जहाँ से तांबे के बाणाग्र, कुल्हाड़ी, सेलखड़ी की मुहर, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये साइटें प्रमुख हैं, पुरातात्विक स्थल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की शहरी योजना, वास्तुकला और दैनिक जीवन की मूल्यवान जानकारी प्रदान करती हैं। इसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों पर चर्चा कर लेते हैं हम अंत में। तो 19वीं शताब्दी के पूर्व के आसपास, 19वीं ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन सिद्धांतों की में पर्यावरणीय परिवर्तन शामिल है, जैसे कि नदी के बहाव में बदलाव और संभावित सामाजिक आर्थिक कारण, जैसे संसाधनों का अत्यधिक दोहन, बाहरी आक्रमण। ठोस सबूतों की कमी के कारण किसी एक कारण को बता पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की पतन के लिए कई संभावित कारक जिम्मेदार हैं। तो इसमें है पर्यावरणीय परिवर्तन, नदी के मार्ग में बदलाव, जलवायु में परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और पानी और और संसाधनों की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। यानी अगर परिवर्तन हो जाएगा तो पानी की मेन समस्या हो जाएगी। संसाधन, जो वन संसाधन थे या उर्वरक क्षमता के संसाधन थे, ये सभी बदल सकते हैं, तो इसका भी कुछ असर रहा होगा। संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया गया होगा। गहन कृषि पद्धति और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन के कारण मिट्टी का क्षरण भी हो सकता है, तो ये पर्यावरणीय प्राकृतिक परिवर्तन में ही आएगा। और कृषि उत्पादकता कम हो सकती है, जिससे गरीबी, लेकिन अब ये होता तो एक गरीब समाज धीरे धीरे अमीर नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तन हो जाता है ना। सामाजिक कारक, सामाजिक संघर्ष, सामाजिक अशांति या राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में गिरावट, आर्थिक असमानता या राजनीतिक अस्थिरता जैसे आंतरिक मुद्दों ने सभ्यता के पतन में भी योगदान दिया होगा। बाहरी आक्रमण, साक्ष्य बताते हैं कि सभ्यता को बाहरी दबावों का सामना करना पड़ा था, संभवतः प्रवासन या इंडो आर्यन जैसे समूहों के आक्रमण से, जिससे इस क्षेत्र की स्थिरता बाधित हुई थी। व्यापार में गिरावट आई, आर्थिक कारण जैसे व्यापार मार्गों में विघटन, यानी समय बदला, सारा कुछ हो गया, तो व्यापार के जो मार्ग थे दूसरी ओर से हो गया, तो यहाँ से जो व्यापारिक केंद्र बने थे वो क्या हो गए, नष्ट हो गए, और उनके आर्थिक समस्याएं खड़ी हो गई। फिर व्यापार संबंधों में गिरावट, व्यापार में गिरावट, संसाधन की कमी, आर्थिक कुप्रबंधन से आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती थी, तो ये भी एक कारण होगा। इन कारणों का सटीक संयोजन और गिरावट में उनके सापेक्ष योगदान सीमित पुरातात्विक साक्ष्य के कारण अनुमानित ही हैं।
तो ये थे संधव कालीन यानी संधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति सभ्यता। तो यहाँ तक आपका एक पार्ट खत्म होता है, जिसमें से हमें पढ़ना था नदी घाटी सभ्यताओं में 4 प्रमुख सभ्यताएं हैं, तो उसका एक सभ्यता हम लोग आज समाप्त करते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और इसको गहराई से और चीज़ें इसमें अपना अध्ययन कीजिए। इंतज़ार कीजिए और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।